बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। केंद्र सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अलग विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की है। अब इसके लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग से जमीन देने का ऐलान किया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की हमारी मांग को पूरा करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मनोहर सरकार ने सभी जातियों के महापुरुषों की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है और इस फैसले के तहत सभी वर्ग के महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस फैसले के तहत ही लबाना और बंजारा समाज के महापुरुषों की जयंती 4 और 7 जुलाई को है। इन दोनों समाज के लोगों की सहमति से 10 जुलाई को एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे। इसके अलावा विभिन्न सांसद और विधायक भी शामिल रहेंगे। पूरे हरियाणा से दोनों समाज के लोग भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वधर्म समभाव की अनोखी पहल। लबाना बंजारा महापुरुषों की मनेगी जयंती। सीएम मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि। हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र के थानेसर की नई अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। प्रदेशवासी भारी संख्या में इस समारोह में हिस्सा लेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी बताते हैं कि बाबा माखन शाह लबाना कौन थे। बाबा माखन शाह लबाना का जन्म सन 1619 में कर्नाटक के हम्पी शहर में हुआ था। बाबा माखन शाह लबाना 7वें, 8वें और 9वें सिख गुरु साहिब के समकालीन थे। गुरु साहिबान के प्रमुख मसंदों में से एक थे। 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को लेकर विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाए जा रहे थे। उनको दूर करने में उनकी अहम भूमिका रही। बाबा माखन शाह लबाना एक अमीर व्यापारी थे। इनका व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा सगे साड़ू भी थे। अब बाबा लखी शाह बंजारा के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। बाबा लखी शाह बंजारा का जन्म गांव खैरपुर, जिला मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान में 4 अप्रैल 1580 को भाई गोदू नायक के घर में हुआ था। बाबा लखी शाह बंजारा पुत्र भाई गोदू शाह, पौत्र भाई ठाकुर शाह और भाई पुरुषोत्तम शाह के पड़पोत्र है, जो पीढ़ियों से गुरु नानक साहिब के श्रद्धालु सिख रहे हैं। भाई ठाकुर नायक दूसरे नानक गुरु अंगद साहिब के सिख थे और गुरु साहिब ने उन्हें धार्मिक प्रचार के लिए उपदेशक मसंत के रूप में नियुक्त किया था।
परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु नानक साहिब के घर में 10 गुरु साहिबानों के साथ अग्रिम होकर सिक्खी सेवा कमाई थी और शहादत के समय परिवार के सदस्य अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। 11 नवंबर 1675 को गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी को दिल्ली में औरंगजेब के आदेशों पर शहीद किया गया। तब बाबा लखी शाह बंजारा चांदनी चौक से गुरु श्री तेग बहादुर साहिब के शरीर को उठाकर ले आए और अपने घर में उनका अंतिम संस्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाने वाली मनोहर सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, संत रविदास जयंती और वाल्मीकि जयंती के राज्य स्तरीय आयोजन कर चुकी है। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव और गुरु तेग बहादुर जी के 401वें प्रकाश उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में इन आयोजनों से सर्वधर्म समभाव की ऐसी खुशबू फैली कि हर कोई इसमें समाता चला गया। ये सिलसिला महर्षि कश्यप जयंती और संत कबीर जयंती पर पहुंचा और अब कुरुक्षेत्र में पहली बार लबाना और बंजारा समाज के महापुरुषों का जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन से प्रदेश में सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही जातिवाद और वर्गवाद पर कड़ी चोट होती है। महापुरुषों की जयंती पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की समाज के सभी वर्गों में खूब सराहना भी हो रही है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का 12 से 14 जुलाई तक दुबई और शारजाह का दौरा है। गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और ऐसा क्यों है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीएम का दुबई शारजाह दौरा, ग्लोबल सिटी को लेकर पहल तेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगा मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 जुलाई तक दुबई और शारजाह के दौरे पर रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अधिकारियों का एक डेलीगेशन भी जाएगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दुबई और शारजाह जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री और उनके साथ जाने वाला डेलीगेशन दुबई शारजाह में ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगा। हरियाणा के अंदर ग्लोबल सिटी गुरुग्राम विकसित किए जाने की मनोहर सरकार की ठोस नीति है। शारजाह और दुबई के अंदर निवेश की संभावनाओं को तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डेलीगेशन जा रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार इस समय गुरुग्राम के पास 1000 एकड़ में नई ग्लोबल सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में जुटी है। इसे लेकर गुरुग्राम के एक होटल में 20 मई 2022 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री लीडर के साथ इस सिटी के प्रारूप पर चर्चा कर उनसे सुझाव भी मांगा गया था। साइबर सिटी गुरुग्राम के पास अलग से एक ग्लोबल सिटी को विकसित करने के प्रोजेक्ट पर कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। गुरुग्राम में उद्योग को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की ग्लोबल सिटी बनाई जानी है। इसको लेकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में HSIIDC और तमाम इंडस्ट्री लीडर भी पहुंचे थे। यह ग्लोबल सिटी के प्रारूप पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार की तरफ से जो प्रारूप तैयार किया गया, उसे इंडस्ट्री लीडर्स के सामने प्रेजेंटेशन देने के साथ उनसे बदलाव के लिए सुझाव भी मांगे गए। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस तरह की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दुबई में भी रखी जाएगी, जिसमें इस ग्लोबल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इसके पूरे प्रारूप को तैयार किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए गए प्रोजेक्ट के अनुसार
गुरुग्राम में इस ग्लोबल सिटी को करीब 1000 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। इसमें ग्लोबल सिटी दुबई और सिंगापुर की तरह सभी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी। इन सुविधाओं का रिसर्च करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जल्द ही एक टीम दुबई का भी दौरा करेगी। दुबई में बनी हुई ग्लोबल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां किस तरह की सुविधा मौजूद है और इसे किस तरह से विकसित किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर ये टीम मंथन कर फाइनल प्रारूप भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुबई की ग्लोबल सिटी बनाने वाले आर्किटेक्ट से भी चर्चा की जाएगी। इस ग्लोबल सिटी के बनने से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं को भी बेहतर रोजगार मिल सकेगा। ये सिटी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएगी। ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए उद्योगपति भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसके बनने के बाद हरियाणा के साथ पूरे देश को फायदा मिलेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनका दुबई और शारजाह का दौरा इसी दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। तो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल जुलाई 2021 में सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 व्यवस्था शुरू की थी, जिसका जनता को पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। कारगर साबित हो रही डायल 112 योजना। डायल 112 पर हर महीने 4,30,000 कॉल। सीएम मनोहर लाल ने शुरू की थी योजना। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल जुलाई 2021 में सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 व्यवस्था शुरू की थी। इस नंबर पर कॉल करने के बाद अग्निशमन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की सेवाएं जरूरत के अनुरूप ली जा सकती हैं। डायल 112 के शुरुआती रुझान में ये सामने आया है कि लोगों को इससे निरंतर फायदा तो मिलता ही है, साथ में पहले की तुलना में कहीं जल्द ये सेवाएं आम जन तक भी पहुंच रही हैं। ये नई हेल्पलाइन पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की एकीकृत प्रणाली 24 घंटे और 7 दिन काम कर रही है। ये सेवा 13 जुलाई को सुबह 8 बजे शुरू की गई थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है 112 हेल्पलाइन का बजट और इसकी फंक्शनिंग। इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पंचकुला से मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस 300 और ऐसे वाहन जोड़े जाएंगे ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 वाहन तैनात करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वर्तमान में 300 पीसीआर वाहन हैं। इजराइल की इस हाईटेक प्रणाली को देखकर ही हरियाणा के लोगों को भी इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस हुई। इस प्रणाली का संचालन लगभग 5000 प्रशिक्षित कर्मियों, स्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्ट्रेचर, अपराध निवारण किट आदि सहित 23 इनफ्लीट आइटम से लैस 623 नए चौपहिया वाहनों और परियोजना सलाहकारों द्वारा किया जा रहा है। कॉल करने वालों का और मदद पाने वालों का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं डायल 112 की शुरुआत को सही ठहरा रहा है। डायल 112 के अस्तित्व में आने के बाद और 10 महीने अवधि में मदद के लिए आपातकालीन सेवा पर 43 लाख से ज्यादा लोगों ने कॉल की और लोगों को जरूरत के हिसाब से पुलिस, स्वास्थ्य या अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराई गई। अब जरा ये भी जान लीजिए कि डायल 112 से कैसे लोगों को मदद मिल रही है। 112 डायल करने पर हर तरह की मदद, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में पीड़ित मदद मांग सकता है। पीड़ित शख्स जैसे ही फोन करेगा, हेडक्वार्टर में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। हेडक्वार्टर से सूचना संबंधित जिले में भेजी जाएगी। पुलिस इमरजेंसी रेस्पॉन्स के तहत तुरंत मूव करेगी। सूचना देने के महज 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। डायल 112 सोशल मीडिया से भी कनेक्ट रहेगा। यूजर्स सोशल मीडिया पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सभी गाड़ियां जीपीएस से लैस होंगी और मूवमेंट पर मुख्यालय की नजर रहेगी। शुरुआत में जब 112 आपातकालीन सेवा शुरू की गई तो उस वक्त कॉल करने के बाद संबंधित व्यक्ति तक मदद यानी कि वाहन पहुंचने में 24 मिनट से ज्यादा का समय लगता था, जो कि अब घटकर 15 मिनट 27 सेकंड रह चुका है। इस लिहाज से रेस्पॉन्स टाइम में करीब 9 मिनट की कमी आई है
और जरूरतमंद लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जा रही है। अगर अगस्त 2021 से लेकर मई 2022 यानी 10 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो रेस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा रहा। जुलाई 2021 24 मिनट 18 सेकंड, अगस्त 2021 18 मिनट 50 सेकंड, सितंबर 2021 18 मिनट 50 सेकंड, अक्टूबर 2021 16 मिनट 30 सेकंड, नवंबर 2021 15 मिनट 59 सेकंड, दिसंबर 2021 14 मिनट 51 सेकंड, जनवरी 2022 14 मिनट 42 सेकंड, फरवरी 2022 14 मिनट 43 सेकंड, मार्च 2022 15 मिनट 23 सेकंड, अप्रैल 2022 15 मिनट 39 सेकंड, मई 2022 15 मिनट 27 सेकंड। हरियाणा में साल 2021 और 2022 के बीच राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक डायल 112 के माध्यम से प्रदेश में आपातकालीन सेवा वितरण प्रणाली के स्तर को और अधिक ऊपर उठाने की दिशा में एक अभिनव पहल देखी गई है। तो आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार की अनोखी पहल, अनोखे अंदाज में होगा आजादी का जश्न, हर घर पर फहराया जाएगा तिरंगा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है। इसी जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा वासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। जिन सरकारी भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है, वहां भी फहराया जाए। सभी का ये परम कर्तव्य है कि तिरंगे का सम्मान करें। सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी अपने घरों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर फहराएं। कौशल ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, जिला परिषदों इत्यादि के साथ बैठक करें। साथ ही हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करें। वहीं यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 11 अगस्त से शुरू हो जाएगा, जो 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा होगी। जिला प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि हम लोगों को मोटिवेट करें और हम खुद भी ये फ्लैग बांटेंगे। लोगों से अपील है कि जो हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर लगा सकते हैं, उस अधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए। देशभक्ति की भावना को हमेशा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये मुहिम 7 दिन चलेगी, लेकिन इसे केवल साप्ताहिक मुहिम न बनाएं, बल्कि हमेशा देशभक्ति की भावना बनी रहे। जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत देश भर में जो है इस बार हर घर तिरंगा करके एक नया जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये हमारा जो है 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक
हमारे ज़िले में भी ये जो है चलाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि लोगों को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में जो है अपने घरों में लगाने के लिए उनको मोटिवेट करना और एक भावना पैदा करना, देशभक्ति की भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो उसको जागरूक करने के लिए ये मुख्य तरह से प्रोग्राम चलाया जाना है। इसमें हमारा अगर जहाँ तक यमुनानगर ज़िले की बात है तो करीबन 3.5 से 4 लाख जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो हमारे ज़िले में हैं। पूरे जिला प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग लोगों को मोटिवेट करके और खुद भी जो है हम लोग फ्लैग्स जो है ये बांटेंगे। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इस अभियान की रूपरेखा रखी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास एवं पंचायत विभाग को तिरंगे की उपलब्धता और वितरण के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। पोस्ट ऑफिस, पंचायत घर, सामान्य सेवा केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों इत्यादि पर तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तिरंगे बनाने में स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग तिरंगे की उपलब्धता और वितरण की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकानों पर भी तिरंगे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित सार्थक सांस्कृतिक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। स्कूल में लगभग 2400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है और स्कूलों की तस्वीर भी बदली है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल की नीति लाई रंग। पंचकूला का स्कूल बना रोल मॉडल। हर विद्यार्थी की यहां पढ़ने की इच्छा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने की कोशिशें अब धरातल पर रंग लाने लगी हैं। पंचकूला सेक्टर 12 स्थित सार्थक संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभरा है। हर विद्यार्थी की इच्छा है कि वे इस स्कूल से पढ़ाई करें। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे 8 वर्षों के प्रयासों के बल पर पंचकूला का सार्थक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभरा है। मैं स्कूल के पूरे स्टाफ को शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने व छात्रों को उच्च लक्ष्य के लिए प्रेरित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पवन गुप्ता के अनुसार वर्तमान में स्कूल में लगभग 2400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में पहली, छठी, 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी और अभिभावक पंजीकरण करवाने आते हैं। इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए सब में होड़ सी लगी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पिछले 7-8 वर्षों से सरकारी स्कूलों की शिक्षा में परिवर्तन के लिए आरंभ की गई योजना, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या स्टाफ से संबंधित हो, स्कूलों में परिवर्तन हुआ है। इस स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर तक खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की सुपर 100 योजना का भी विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। जेईई, नीट और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारियों के लिए यह योजना काफी सफल है। इन परीक्षाओं की कोचिंग के लिए जहां 4 से 5 लाख रुपए लग जाती हैं, वहां सुपर 100 में हॉस्टल के साथ निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस बार भी इस स्कूल के 8 विद्यार्थी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। 11वीं 12वीं में स्कूल में कला, वाणिज्य, मेडिकल, नॉन मेडिकल चारों स्ट्रीम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार इनमें से 240 सीटों पर ही दाखिला हो पाता है। टीचिंग स्टाफ भी काफी मेहनती है। वह स्वयं भी स्कूल का निरीक्षण करते हैं और कक्षाएं लेते हैं। सर, ये सार्थक मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 12 पंचकूला का। इसमें बच्चों को एक हाई लेवल की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती है।
क्योंकि सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे सुपर 100 की एक स्कीम चली हुई है, उसमें ये है कि अगर बच्चा मैट्रिक क्लास गवर्नमेंट स्कूल से करता है और +1 में भी सरकारी स्कूल में दाखिला लेता है, तो उसको निःशुल्क +1 +2 की कोचिंग जो है, जेई की, नीट की, इवन अगर आपने एनडीए वगैरह में जाना है तो उसके लिए भी सरकार जो है फ्री कोचिंग करा रही है। जिस तरह की इन कोचिंग के लिए कम से कम भी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए खर्चा आता है और एक गरीब परिवार इसके लिए नहीं खर्च सकता। सरकार की इतनी अच्छी पॉलिसी है कि उनको 2 साल के लिए हॉस्टल के अंदर रख के फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की कोचिंग करवाई जाती है। और हमारे पिछले सालों में काफ़ी बच्चे जो है नीट में और जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी में और एम्स में बच्चों के दाखिले हुए हैं। इस बार भी इस विद्यालय से लगभग 8 बच्चों का जो है फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है सुपर 100 का, वो क्लियर हो चुका है। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट इस स्कूल में होता है। हमारे काफ़ी बच्चे जो है नेशनल और लेवल पे जो है अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2400 बच्चा इस टाइम हमारे पास स्कूल में पढ़ रहा है। अभी हमारे +1 का दाखिला जो है शुरू हो गया है। हमारा 2400 का लगभग टारगेट है कि हमारे 2400 से ऊपर बच्चे टप जाएंगे। हमारा स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल में, हरियाणा के किसी भी प्राइवेट स्कूल के साथ हमारा स्कूल जो है कंपटीशन में खड़ा है। पंचकूला का ये स्कूल हरियाणा के किसी भी बड़े से बड़े नामी स्कूल में से कम नहीं है। अब तो चंडीगढ़ से भी विद्यार्थी इस स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए आए सेक्टर 26 से खुशी, बरवाला से पलक शर्मा, सेक्टर 19 से अभय राणा ने बताया कि उन्होंने फॉर्म जमा करवा दिए हैं। अब ड्रॉ ऑफ लॉट्स का इंतजार रहेगा। सार्थक स्कूल के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों और अन्य रिश्तेदारों से पता लगाया। उन्होंने यहाँ आकर इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई को देखा तो निश्चित रूप से पाया कि इस स्कूल में कुछ तो अलग है, इसलिए वो यहाँ पढ़ना चाहती हैं। यहाँ के टीचर्स एफर्ट्स करते हैं, हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है और हाइजीन भी है काफ़ी। गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए वॉशरूम्स अलग हैं और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल से अच्छा है, ये सारी फैसिलिटी है, पढ़ाई भी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, साथ देते हैं पढ़ाई करने में। बहुत से लोगों ने बताया कि जैसे ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की स्टडी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल में जाऊँ और देखूँ कि वहाँ का माहौल कैसा है, और फिर मैं आज देखने आई हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर बदलने और स्कूलों की दशा बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित सार्थक संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की चारों ओर वाहवाही हो रही है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।